दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वायरलेस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और इंटरनेट इज द फाउंडेशन फॉर ऑल द एप्लीकेशंस। जैसे वीडियो हो गया, जैसे आप वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो डाउनलोड करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, सब कुछ जो है इंटरनेट के थ्रू होता है। और दोस्तों जब भी हम वायरलेस टेक्नोलॉजी का जो क्वालिटी को मेजर करते हैं तो उसको मेजर करने का जो तरीका ये है कि आपको अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड कितना मिल रहा है और आपको लेटेंसी उस कनेक्शन का कितना है। अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड तो सबको समझ में आता है, पर लेटेंसी ऐसा मुद्दा है जो कि इन जनरल लोग समझते नहीं हैं। और मैं आपको नॉट ओनली समझाऊंगा कि लेटेंसी जो है क्या है, पर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि 5G लेटेंसी को कैसे कम करता है। अब दोस्तों लेटेंसी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है कोई भी इंटरनेट कनेक्शन का, क्योंकि अगर आप कमांड देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ब्राउजर में इंटरनेट लिंक को क्लिक किया, आपने कोई लिंक को क्लिक किया वेब पेज को, और उसका रिस्पॉन्स जो है आपको इमीडिएटली नहीं मिलता है, तो आप बोलेंगे कि लेटेंसी इस इंटरनेट कनेक्शन का बहुत ज्यादा है। अगर इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है तो लेटेंसी कम है, और लेटेंसी कम होने से बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जैसे गेमिंग जो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो आज हम समझेंगे कि 5G में लेटेंसी इनहेरेंटली कम क्यों होता है और 4G में लेटेंसी इनहेरेंटली ज्यादा क्यों होता है। और हम ये भी समझेंगे कि इंडिया के अंदर में 5G में लेटेंसी कम होने के बावजूद भी हम क्यों इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। उसके थ्रू को जो एप्लीकेशंस हैं, वो जो 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 एप्लीकेशन लेटेंसी सेंसिटिव है, वो ऑपरेटर्स क्यों नहीं डिप्लॉय कर पा रहे हैं और उससे उसको मोनेटाइज क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों उसके लिए हमको OFDMA फ्रेम स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। OFDMA फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। आपके सामने एक OFDMA फ्रेम स्ट्रक्चर है जो कि 10 मिली सेकेंड का है। हर वायरलेस टेक्नोलॉजी OFDMA फ्रेम स्ट्रक्चर ही इस्तेमाल करता है, पर कैसे इस्तेमाल करता है इस पे डिपेंड करेगा कि लेटेंसी कम है कि ज्यादा है। अब देख रहे हैं दोस्तों, आपके पास में 10 मिली सेकेंड का जो है फ्रेम है, और ये फ्रेम जो है सब फ्रेम में डिवाइडेड है। एक सब फ्रेम जो है 1 मिली सेकेंड का है, तो इसके अंदर में कितने सब फ्रेम है? 10 सब फ्रेम है। और ये जो सब फ्रेम है इसके अंदर में आप क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन और इसको सिंबल्स कैरी करते हैं। जो सिंबल्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जो छोटे छोटे स्क्वायर नजर आ रहे हैं आपको, वो है आपके सिंबल्स। सिंबल्स क्या हो सकते हैं? सिंबल्स जो है आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जिसको बोलते हैं क्वाम। 16 क्वाम जो है आपका, आप ये जिसे मैंने आपके सामने दिखा रखा है 64 क्वाम्स, 250 का, उसमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां जाएंगे तो वीडियो का वो सत्यानाश हो जाएगा। तो आप ये समझिए कि इसमें इंफॉर्मेशन कैरी होती है। अब दोस्तों ये इतना मोटा क्यों नजर आ रहा है? फ्रेम तो ठीक है, और मैंने आपको बता भी दिया है कि सब फ्रेम है। ये मोटा क्यों नजर आ रहा है? ये मोटा इसलिए नजर आ रहा है दोस्तों, यहां पे है बैंडविड्थ और यहां पे है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब वो बैंडविड्थ जो होता है वो 10 मेगाहर्ट्ज हो सकता है, 20 मेगाहर्ट्ज हो सकता है, 30 मेगाहर्ट्ज हो सकता है, 100 मेगाहर्ट्ज हो सकता है। मैंने पूरा बैंडविड्थ नहीं दिखाया, मैंने सिर्फ 180 किलोहर्ट्ज तक का बैंडविड्थ दिखाया है। क्यों दिखाया है? क्योंकि पूरा बैंडविड्थ दिखाऊंगा तो मेरा पूरा स्क्रीन भर जाएगा और दिखेगा नहीं किसी को कुछ। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ध्यान से सुनिए दोस्तों। अब क्या किया है दोस्तों, हमने ये पूरा जो बैंडविड्थ है, जिसकी मैंने 1 किलोहर्ट्ज का जो है एक पोर्शन दिखा रखा है, इसको 15-15 किलोहर्ट्ज के सेगमेंट्स में बांटा हुआ है। अब ये 15 किलोहर्ट्ज क्यों है वो भी समझना जरूरी है। पर ये 15 किलोहर्ट्ज के सेगमेंट्स को जो है जोड़ेंगे, आपको कितना 180 किलोहर्ट्ज तक कितना बनेगा? आप डिवाइड करके देख लीजिए, 15 डिवाइड बाय 180 डिवाइड 15, 12। तो 12 इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े हैं 15 किलोहर्ट्ज का। ये 12 मिलके एक रिसोर्स ब्लॉक बनाते हैं। अब ये रिसोर्स ब्लॉक एक टर्मिनोलॉजी है, बस समझने की जरूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ ये मान के चलिए कि रिसोर्स ब्लॉक होता है। तो अगर 6 रिसोर्स ब्लॉक होगा तो 1.4 मेगाहर्ट्ज होगा, और अगर 15 होगा तो 3 मेगाहर्ट्ज होगा, और आपके 100 रिसोर्स ब्लॉक होंगे तो 20 मेगाहर्ट्ज होगा। सिंपल, और कुछ नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये 15 किलोहर्ट्ज का क्या चक्कर है ये समझते हैं। 15 किलोहर्ट्ज इज नथिंग बट दिस OFDMA ऑर्थोगोनल विजुअलाइजर का जो कहानी है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। अब दोस्तों ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आता कहां से, ये नेम आया कहां से? ये नेम आया इस वेवफॉर्म से। ये वेवफॉर्म ऑर्थोगोनल है। अब ये ऑर्थोगोनल कैसे है ये समझ लेते हैं हम। ऑर्थोगोनल दोस्तों इसलिए है क्योंकि इस वेवफॉर्म
जिसको अंग्रेजी में और मैथमेटिकली सिंक फंक्शन बोला जाता है, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। इसका पीक और इसके बगल वाले का ट्रफ मतलब बॉटम आपस में कोइंसाइड करता है, एक दूसरे के नीचे है। इसलिए जब ये 1 मानेंगे और इसको आप 0 मानेंगे, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आएगा 1। इसका मतलब इंटरफेयर नहीं कर रहा है, समझ ना? इस तरह से अलाइंड है ये सारे के सारे जो यूजर्स, जो इसको बोला जाएगा हम एक पर्टिकुलर सब कैरियर, जो 15 किलोहर्ट्ज बताया था ना मैंने आपको, ये 15 किलोहर्ट्ज समझ लीजिए कि 15 यूनिट सिग्नल टाइम डोमेन में जा रहा है। तो ये 15 किलोहर्ट्ज के जो सिग्नल है सब कैरियर, दे आर स्पेस्ड एज इफ दैट दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। अब ये ऑर्थोगोनल होने से जो भी सिंबल यहां से कैरी होगा ये इससे इंटरफेयर नहीं करेगा। इतना ही समझ लीजिए और जानने की जरूरत नहीं है। इसलिए दोस्तों ये जो 15 किलोहर्ट्ज का जो ये बैंडविड्थ है, इसके अंदर में आपको छोटे छोटे सिंबल जो दिख रहे हैं, जो चौकर चौकर सिंबल दिख रहे हैं, वो सिंबल यहां पे कैरी करते हैं। अब दोस्तों इसका जो विड्थ है और जो सिंबल का जो विड्थ है, ये जो आपको जो छोटा सा टुकड़ा नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, इसका जो साइज है टाइम पे मेजर किया जाता है, बिकॉज ये टीडीए में है। ये कैसे होता है, मेजर होता है, ये होता है 1/15 किलोहर्ट्ज। जब तक ये 1/15 किलोहर्ट्ज नहीं होगा तब तक ये ऑर्थोगोनल नहीं होगा। समझ गया क्या दोस्तों? इसीलिए जो है इसको ऑर्थोगोनल बोला जाता है। और सिंबल साइज इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द साइज ऑफ द व्हाट सब कैरियर विच इज 15 किलोहर्ट्ज। अब यही सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों। इसको यूज करके ये जो है आपका जो ये कंटेनर है जिसको बोला जाता है सब फ्रेम, इसके अंदर में 14 ऐसे सिंबल्स को मिला के, एक पर्टिकुलर सब कैरियर में 14 सिंबल्स मिला के ये सब फ्रेम बनता है। ये आपका सब फ्रेम बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 14 हो गए यहां पे छोटे छोटे सिंबल्स, उसके ऊपर 14 छोटे छोटे सिंबल्स, उसके ऊपर 14 छोटे छोटे सिंबल्स, उसके ऊपर 14 छोटे छोटे सिंबल, ऐसे करके जो है आपके कितने हो गए, 14 का एक कंटेनर बन गया, एक के ऊपर एक। और ये सब मिला के एक रिसोर्स ब्लॉक बन गया। समझ में आ गया दोस्तों? आप देख रहे होंगे ये ब्लू है, कुछ रेड है, कुछ अलग अलग कलर्स हैं। अब ये जो ब्लू वाले हैं इसको बोला जाता है डाउनलिंक। डाउनलिंक का मतलब उस टाइम में बेस स्टेशन जो है मोबाइल को ट्रांसमिट कर रहा है। और ये रेड है इसको बोला जाता है अपलिंक। इसका मतलब मोबाइल बेस स्टेशन को ट्रांसमिट कर रहा है। और यहां पे कुछ कलर्ड जो है सिंबल्स भी हैं। ये क्या है? ये सिग्नलिंग है। अब इसको डिटेल में अगर समझेंगे तो ये वीडियो का सत्यानाश हो जाएगा, पर मैं ये लिंक आपको शेयर कर दूंगा। तो अगर मैं इसको रन करता हूं दोस्तों तो ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन लेमन फॉर्म में और टेक्निकल फॉर्म में यहां पे आपको दिख जाएगा और रियल टाइम में आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। समझ रहे हैं आपको दोस्तों? आपको और कुछ समझने की जरूरत नहीं है, इतना ही समझ लीजिए कि समराइज कर देता हूं। 10 मिली सेकेंड का जो है ये फ्रेम है, इसको बंद कर देते हैं फॉर द टाइम बीइंग। 10 मिली सेकेंड का जो ये फ्रेम है, और इस 10 मिली सेकेंड के फ्रेम के अंदर में क्या है, एक सब फ्रेम है। और ये सब फ्रेम कितने हो सकते हैं? ये सब फ्रेम हो सकते हैं आपके 10, मतलब हो सकते हैं, मतलब है 10 सब फ्रेम है 1-1 मिली सेकेंड का। और इस सब फ्रेम के अंदर में आप क्या करते हैं, आप सब कैरियर चलाते हैं। उसके अंदर में सिंबल्स कैरी होता है जिसका जो टाइम बिट होता है which is 1/, सब कैरियर 1/15 किलोहर्ट्ज सब कैरियर स्पेसिंग। और ये जो सब कैरियर मिला के 12 ऐसे सब कैरियर मिला के 180 किलोहर्ट्ज बनता है, जिसको बोला जाता है एक रिसोर्स ब्लॉक। समझ में आ गया दोस्तों? और रिसोर्स ब्लॉक को इज नथिंग बट रिसोर्सेज विच आर असाइन टू द यूजर्स टू कैरी इंफॉर्मेशन। तो जितने ज्यादा रिसोर्स ब्लॉक उतना ज्यादा बैंडविड्थ। और ये डाउनलिंक है और ये अपलिंक है, ये कलर्ड जो है ये सिग्नल है। अच्छा, अब एनआर में क्या होता है? एनआर में भी वही चीज होता है। 10 मिली सेकेंड का जो है एक वो है आपका फ्रेम है, उसके बाद में सब फ्रेम है, ऐसे करके 1-1 मिली सेकेंड का। पर यहां पे जो स्ट्रक्चर और यहां पे स्ट्रक्चर बहुत फर्क है। इसीलिए दोस्तों लेटेंसी जो है एनआर के अंदर में कम होती है। और अब आपको मैं समझाऊंगा कि ये स्ट्रक्चर कैसे मदद करता है लेटेंसी को कम करने के लिए। यहां पे भी आप देखिए, ये आपका जो है इधर की तरफ सिग्नल जा रहा है आपका, इसको बोलते हैं डाउनलिंक। ये आपका अपलिंक है लाल कलर का, और यहां पे सिग्नलिंग है।
तो आप ये देखेंगे कि एनआर के अंदर में सिग्नलिंग लोड कम होता है इनहेरेंटली, वेयर एज एलटी के अंदर में सिग्नलिंग लोड ज्यादा होता है। दिख रहा है आपको? अच्छा, दूसरी चीज ये है दोस्तों, एलटी के अंदर में जो सिग्नलिंग का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही इनफ्लेक्सिबल है। कहने का मतलब ये कि ये जो फ्रेम है, ये जो आपको ये फ्रेम दिख रहा है, जिसका मतलब क्या है, टावर इज टेलिंग द फोन विच डेटा टू यूज, ये यहीं से शुरू होगा, एक से लेकर जो है 3 जो है सिंबल्स का विड्थ का जो है ये हो सकता है सिग्नलिंग। उसके बाद में बीच बीच में कुछ और जो है जिसको बोला जाता है पायलट, उसको जानने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। तो ये इसी एरिया, इसी पोजीशन में होता, स्टार्ट ऑफ द फ्रेम। तो जब भी आपका जो है सब फ्रेम शुरू होगा, अब देखिए यहां पे ये हमेशा इसी जगह पे होगा, ये शिफ्ट नहीं होगा। समझ में आ गया आपको? बट एलटी के अंदर में ये जो लोकेशन है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन कैरी होती है, जिसमें बताते हैं यूई को कि देखिए क्या आने वाला है, आपको किस फ्रीक्वेंसी में आने वाला है, क्या चीज आने वाला है, डिकोड कैसे करना है, ये सारा इंफॉर्मेशन यहां होता है। पर ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। समझ में आ गया दोस्तों? आप खुद भी इस्तेमाल करिए, जो मैंने आपको बताया है, मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप खुद भी और मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पर ये वीडियो यहां तक देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? मैं आपको एक ऐसा एनिमेशन दिखाऊंगा जिसको आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा एक्चुअली लेटेंसी जो है एलटी में कम ज्यादा क्यों होती है और एनआर में कम क्यों होती है। तो पहले हम एलटी चूज करेंगे और इसको मैं रन करता हूं। यहां पे आपको लेटेंसी इंफॉर्मेशन नजर आएगा मिली सेकेंड में। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा और मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूं, अब ये देखिए क्या हो रहा है। ये जो है अलाइन हो रहा है। अलाइन का मतलब क्या हुआ दोस्तों? ये बेस स्टेशन जो है एक्टिव है, अलाइन हो रहा है। अलाइन का मतलब ध्यान समझते हैं। अलाइन का मतलब ये हो गया दोस्तों, ये जो सब फ्रेम है ये 14 सिंबल्स एट ए टाइम कैरी करता है। जब तक ये कंटेनर बढ़ेगा नहीं तब तक इंफॉर्मेशन आगे जाएगी नहीं। समझ में आ गया? तो वेट कर रहा है इस कंटेनर को भरने के लिए। ये हो गया अलाइन 1 मिलीसेकंड का। क्यों 1 मिलीसेकंड का? क्योंकि मैक्सिमम ये 1 मिलीसेकंड का हो सकता है, भरने का वेट कर रहा है ये। तो हो गया आपका अलाइन। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? सेंडिंग। डेटा सेंड हो रहा है, दिख रहा है आपको 1 मिलीसेकंड का। क्यों 1 मिलीसेकंड का डेटा सेंड हो रहा है? क्योंकि अगर फिर दोबारा जाएंगे आपको तो ये 1 मिलीसेकंड का ब्लॉक है, यही तो आगे जाएगा ना। ये जब जाएगा तभी तो ये आपका मोबाइल इसको रिसीव करेगा। क्योंकि अगर देखें आप, इसको मैं चला के दिखाता हूं आपको, ये चलाइए आप, दिख रहा है आपको मोबाइल में? ये दिख रहा है आपको? ये देखिए। तो ये 1 मिलीसेकंड का जो है आपका ट्रांसमिशन टाइम होता है, जो आपको यहां सेंडिंग दिख रहा है आपको। ठीक है, मैं आपको चलाता हूं आगे। 1 मिलीसेकंड खत्म हो गया। उसके बाद क्या होता है कि मोबाइल जो है अब ये वेट करता है। क्यों वेट करता है? क्योंकि ये तो टीडीएम स्ट्रक्चर है, मोबाइल को तो इंफॉर्मेशन मिल गया। ये तो यूएल मतलब मोबाइल ऊपर भेज रहा है सिग्नल, क्योंकि जैसे ही जो है बेस स्टेशन ने सिग्नल भेजा, मोबाइल ने रिसीव कर लिया। क्यों? क्योंकि मोबाइल तो इंस्टेंटेनियसली सिग्नल रिसीव करता है। अब देखिए दोस्तों, सिग्नल भेज दिया, मोबाइल ने रिसीव कर लिया, अब मोबाइल इसको प्रोसेस करने में लगा हुआ है। अब दोस्तों प्रोसेस जो है, ये जो मोबाइल प्रोसेस कर रहा है, इसका एक टाइम है, ये फिक्स टाइम है। ये टाइम है n+4, मतलब 4 सब कैरियर साइज का टाइम दिया जाता है मोबाइल को। अब दोस्तों आप बोलेंगे कि 4 सब कैरियर का टाइम क्यों दिया जाता है, मतलब 4 मिलीसेकंड क्यों दिया जाता है मोबाइल को प्रोसेस करने के लिए? क्योंकि जब एलटी बना था दोस्तों, तो मोबाइल की जो कैपेबिलिटी थी उतनी ज्यादा नहीं थी, प्रोसेसिंग में काफी टाइम लगता था। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भाई आप जो है 4 मिलीसेकंड ले लीजिए प्रोसेस करने में। अब देखिए ये प्रोसेस कर रहा है, वेटिंग, प्रोसेसिंग, दिख रहा है आपको? 4 मिलीसेकंड का टाइम जो है लगेगा प्रोसेस करने में। जब तक ये प्रोसेस नहीं करेगा तब तक ये वापस सिग्नल जो है भेजेगा नहीं बेस स्टेशन को। देखिए आप, तब तक वो भेजेगा नहीं इससे बेस स्टेशन को सिग्नल वापस। देखिए वेट कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, और ये अब बढ़ता चले जा रहा है। उसके बाद जैसे ही प्रोसेसिंग, अब ये डेटा वापस चलना शुरू हो गया। देखिए आप डेटा। अब ये जो है, जो इनहेरेंट स्ट्रक्चर है एलटी का, मान के चल रहे हैं कि मोबाइल में प्रोसेसिंग पावर नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, वेट करवाता है, इसीलिए जो है ये उसमें डिले आ जाता है, लेटेंसी आ जाता है। अब देख रहे हैं, अब गया एक्नॉलेजमेंट। अब जब ये एक्नॉलेजमेंट गया, इसको मिला, हो सकता है कि ये जो डेटा जो भेजा था उसने, हो सकता है करप्ट हो गया हो सकता है सिग्नल मिला नहीं हो ठीक से।
तो फिर दोबारा इसको वही पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना? इसीलिए जो है ये इनहेरेंटली जो है इसमें, आप अगर मैं पूरा जाऊं नेविगेट करूं एक्नॉलेजमेंट तक, 7 मिलीसेकंड का जो है पूरा लूप है, वेट करना ही पड़ेगा आपको। जब तक आप वेट नहीं करेंगे तब तक जो है ये पूरा का पूरा साइकिल खत्म नहीं होगा। अब हम जो है एनआर पे चलते हैं। अब एनआर में देखते हैं एनआर में क्या होता है। एनआर में हम स्लो रन करेंगे इसको। एनआर में क्या होता है दोस्तों कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। जैसे बेस स्टेशन जो है कभी भी ट्रांसमिट कर सकता है। क्यों ट्रांसमिट कर सकता है? दोबारा यहां फ्रेम में चलते हैं। अब ये जो मैंने आपको बताया था, ये वाला जो लोकेशन है, जो कि जिसको क्या बोला जाता है, इसको जो है इसका नाम, इसको मैं क्लिक करता हूं यहां पे, इसका जो टेक्निकल नाम बोला जाता है कॉरसेट, CORESET, कॉरसेट। यहां पे जो है इंफॉर्मेशन कैरी होता है, इसको बताया जाता है मोबाइल को कि क्या आने वाला है, किस फ्रीक्वेंसी बैंड में आने वाला है, सारा इंफॉर्मेशन जो है इसमें जो है पहले से ही मोबाइल को बता दिया जाता है, फिर डेटा भेजा जाता है। अब ये जरूरी नहीं कि ये स्टार्ट ऑफ द सिंबल हो, ये कहीं पे भी हो सकता है। ये बहुत फ्लेक्सिबल है यहां पे, तो ये कहीं पे भी हो सकता है। मैंने तो दिखा रखा है स्टार्ट में, देखिए ना, इट इज फ्लेक्सिबल लोकलाइज्ड 5G कंट्रोल एनीवेयर इन द फ्रीक्वेंसी, कहीं पे भी हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों ये जो वेट टाइम है यहां पे, जो रिएक्ट टाइम है, ये सिर्फ 0.1 मिलीसेकेंड है। इससे जो है, क्योंकि वहां पे क्या था, LT में रिएक्ट टाइम क्या था, यहां पे LT में अगर मैं जाऊं और अलाइन वाला, ये 1 मिलीसेकेंड का था। वेयर एज इन NR आप देखिए, ये मैं फिर दोबारा यहां पे चलो, रिएक्टेंट सिर्फ 0.1 मिलीसेकेंड है। क्योंकि ये कहीं पे भी उसको वेट करने की जरूरत नहीं है। ही डजंट हैव टू वेट, इमीडिएटली जो है वो ट्रांसमिट करना शुरू कर सकता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, जैसे ही यहां पे फिर मैं प्रेस करता हूं, तो जैसे ही वो सेंड क्या कर रहा है, 0.4 मिलीसेकेंड। 0.4 मिलीसेकेंड क्यों सेंड कर रहा है? क्योंकि ये जो अगर आप एनआर का जो है ना, ये फ्लेक्सिबल से फ्रेम स्ट्रक्चर है। यहां पे आप छोटा जो है हाफ स्लॉट यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो जो है 2 सिंबल्स के स्लॉट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप जो है तरह तरह के, मतलब जरूरी नहीं है कि ये जो स्लॉट साइज है, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्लॉट, जैसे मैं अगर पूरा 14 सिंबल्स के स्लॉट यूज करूं, तो ये पूरा का पूरा स्लॉट तब तक पहुंचेगा नहीं, तब तक जो है प्रोसेसिंग शुरू नहीं होगा। मैं छोटा स्लॉट भी यूज कर सकता हूं। इसलिए दोस्तों यहां पे सेंड जो है वो 0.4 मिलीसेकेंड दिखा रहा है, और उसके बाद में फिर प्रोसेसिंग जो है वो बहुत तेजी से होता है, क्योंकि फोन की कैपेबिलिटी बढ़ चुकी है और उसको वेट नहीं करना पड़ता। जैसे यहां पे क्या है, फिक्स स्ट्रक्चर है, LTE में पूरा फिक्स स्ट्रक्चर है। जब तक आपको ये मौका नहीं मिलेगा, यूएल का जो फ्रेम आपको नहीं मिलेगा, तब तक आप वापस नहीं भेज सकते। यहां पे क्या होता है, ये जो गैप्स हैं जिसको बोले जाते हैं स्पेशल सब फ्रेम, मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो स्पेशल सब फ्रेम होता है, ये फ्लेक्सिबल सब फ्रेम होता है। यहां पे ये चाहे तो इमीडिएटली इसको यूएल में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। और इसको जैसे यूएल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको रुकने की जरूरत नहीं है। प्रोसेसिंग करने के बाद आप इमीडिएटली सिग्नल जो है वापस भेज सकते हैं। देखिए एक्नॉलेजमेंट में चला गया। इसीलिए दोस्तों LTE के अंदर में सिस्टम बहुत फ्लेक्सिबल है। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, फ्रेम स्ट्रक्चर जो आपको मैं दिखा रहा था, सॉरी नॉट LTE, NR के का, NR में ये बहुत फ्लेक्सिबल है। इसके अंदर में तरह तरह के स्लॉट साइज यूज कर सकते हैं। जितना छोटा स्लॉट साइज होगा, उतने छोटे छोटे जो है आपके फ्रेम्स होंगे, और उतना छोटा जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन कैरी होगा, जल्दी जल्दी प्रोसेस होगा। अगर आप पूरा फ्रेम यूज करेंगे तो आप पूरा का पूरा भेजना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, और इतना इनफ्लेक्सिबल नहीं है जैसे आपके पास LTE में है। इसलिए दोस्तों NR में लेटेंसी कम होती है। अब दोस्तों, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल मुद्दा है दोस्तों, और मैं डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप खुद भी जो है इसको टेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों इंडिया में हम क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं लेटेंसी के एडवांटेज? क्योंकि 5G नेटवर्क यूबिक्विटस नहीं है, वो एंड टू एंड पहुंचते ही नहीं है आपके मोबाइल फोन घर के अंदर में। वाईफाई यूज करना शुरू कर देते हैं आप। जब तक नेटिवली 5G नहीं पहुंचेगा आपके फोन में, तब तक 5G का जो लो लेटेंसी का आप एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। इसलिए दोस्तों इंडिया के अंदर में 5G का मोनेटाइजेशन इतना हो नहीं पा रहा है, क्योंकि आप सारा का सारा फोन तो घर के अंदर ही यूज कर रहे हैं वाईफाई में। वाईफाई इज ए सेपरेट नेटवर्क ऑल टुगेदर, वो तो वायरलाइन के नेटवर्क की तरह जाता है। वहां पे आप इस तरह के लेटेंसी कंट्रोल नहीं कर सकते जिस तरह से आप 5G में नेटवर्क ने आपको बताया। तो आप जब तक नेटिव 5G यूज नहीं करेंगे, जब तक आपकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी कि आप जहां पे भी बैठे वहां पे आपको 5G मिल रहा है अच्छे स्पीड में,
तब तक इस लेटेंसी का कोई मतलब नहीं है। इसलिए दोस्तों इंडिया के अंदर में 5G का अच्छे से मोनेटाइजेशन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि इस तरह के एप्लीकेशन जो कि लेटेंसी सेंसिटिव हो वो इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं आप। और बाकी वर्ल्ड वाइड में भी यही प्रॉब्लम है, बिकॉज लो फ्रीक्वेंसी बैंड में इतना स्पेक्ट्रम अवेलेबल नहीं है और बहुत ही ज्यादा मिसमैनेज्ड है लो फ्रीक्वेंसी बैंड। इसलिए दोस्तों हमेशा मैं लो फ्रीक्वेंसी बैंड में इतना स्ट्रेस क्यों करता हूं, क्योंकि स्पीड तो इंपॉर्टेंट है, पर सारे फीचर यूज करने के लिए आपको एंड टू एंड नेटिव 5G एप्लीकेशन आपको घर के अंदर चाहिए। वाईफाई आपको ये लेटेंसी नहीं देगा जो मैंने आपको अभी करके दिखाया ये चीज। अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैंने बहुत कोशिश की, इससे ज्यादा मेरे से हो नहीं पाएगा 20 मिनट में। 20 मिनट ऑलरेडी पास हो चुके हैं, क्योंकि लोग मेरे को कंप्लेन करते हैं मेरा वीडियो बहुत लंबा होता है। अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।